कैंडिडेट्स, इस वीडियो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं इंडियन एयर फोर्स का मॉडल क्वेश्चन पेपर। ये जो क्वेश्चन पेपर है ये मैंने ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड किया है। तो आपको जो इसमें पैटर्न देखने को मिलेगा वही आपको जब आपका एग्जाम कंडक्ट होगा तो वही पैटर्न देखने को मिलने वाला है। हम लोग आज इंग्लिश का मॉडल क्वेश्चन पेपर डिस्कस करने वाले हैं। बता दें आपको कि इंग्लिश जो है वो आपकी एक्स ग्रुप और वाई ग्रुप दोनों में आती है। इंग्लिश में आपको 20 क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं और आपको 20 मिनट का टाइम आपके पास होता है। तो आज हम लोग इंग्लिश के ही क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं और ये जो है ये ऑफिशियल मॉडल क्वेश्चन पेपर है, मतलब एकदम सेम टू सेम हम लोग कह सकते हैं। इसी के तरीके बस क्वेश्चन चेंज होंगे लेकिन पैटर्न एकदम आपका सेम आपका एयरफोर्स के एग्जाम वाला होने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। देखिए मैं आपको बता दूं, जैसा कि आप एयरफोर्स इंग्लिश का पेपर देने आपके सामने सबसे पहले पैसेज के 4 क्वेश्चन आएंगे, लेकिन मेरे हिसाब से आप पैसेज के जो क्वेश्चन होते हैं इनको लास्ट में अटेम्प्ट कीजिएगा। कभी कभी क्या होता है पैसेज हार्ड आ जाता है थोड़ा सा, जिसमें से टाइम लग जाता है और टाइम लगने की वजह से क्या होता है जो इजी क्वेश्चन होते हैं हम लोग वो छोड़ देते हैं। इस वजह से मेरे हिसाब से पैसेज आपको लास्ट में करना चाहिए। इस वजह से मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि इस वीडियो में हम लोग पैसेज सबसे लास्ट में करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 5 से। देखिए मैं आपको पैसेज के क्वेश्चन कराऊंगा लेकिन लास्ट के वीडियो में, ठीक है, लास्ट टाइम कराऊंगा लास्ट के एकदम वीडियो में। देखिए सबसे पहले लिखा है इन आइडेंटिफाई द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। तो इसमें आपको पता लगाना है इन चारों में से एक स्पेलिंग गलत दी गई है, वो कौन सी स्पेलिंग है। जैसा कि देखिए आपको मालूम होगा कि सेपरेट की जो स्पेलिंग होती है वो होती है SEPARATE। तो सेपरेट में PARA आती है, लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको दिखेगा PE। तो यहाँ पे सेपरेट लिखा है लेकिन होता सेपरेट है, तो इस वजह से ये स्पेलिंग गलत दी गई है। तो इस वजह से इसका पहला ही आंसर जो है वो होगा ए नंबर। तो यही स्पेलिंग इनकरेक्ट है। बाकी देखिए अकर की स्पेलिंग भी सही है, रिसीव की भी सही है, एकोमोडेशन की भी स्पेलिंग सही है, एकोमोडेट है सॉरी, एकोमोडेट की स्पेलिंग भी यहाँ पर आपकी सही दी गई है। तो फर्स्ट वाले का 5th नंबर का आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर। आते हैं अगला क्वेश्चन, चूज द वर्ड ऑलमोस्ट नियरेस्ट इन मीनिंग। नियरेस्ट इन मीनिंग का मतलब हुआ आपको इसमें सिनोनिम बताना है, ठीक है, जो सेम मतलब मीनिंग कंडक्ट करता हो। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कौन सा वर्ड है, जस्ट। अब हम लोग बात करें जस्ट। जस्ट का मतलब होता है किसी चीज को लेकर मतलब उत्साहित होना, हम लोग कह सकते हैं जिसको आप ज्यादा पसंद करते हैं उससे उसी को चीज के लिए आप उत्साहित होंगे। जैसे मान लीजिए आपको कहीं जगह अच्छी जगह घूमने जाना है तो आप वो जगह जरूर पसंद करते होंगे, तभी आप उसके लिए जस्ट है मतलब उत्साहित है। इसी तरीके से हम लोग बात करें इसके ऑप्शंस की, तो ऑप्शन में पैशन, देखिए किसी चीज के लिए पैशनेट होना मतलब उसी चीज को आप पसंद करते हैं, आप कहते नहीं इसके लिए मैं पैशनेट हूं, बहुत पसंद करता हूं, इसके लिए उत्साहित हूं। तो ये वर्ड हो सकता है बिल्कुल। बात करें सेकंड वर्ड दिया गया है यहाँ पर एपैथी। देखिए एपैथी का मतलब होता है उदास होना, ठीक है, एपैथी का मतलब क्या होता है उदास। तो ये तो बिल्कुल नहीं मतलब इससे मिल रहा है। थर्ड नंबर लेजी। लेजी का आपको मतलब मालूम ही होगा आलसी, ये भी वर्ड थोड़ा डिफरेंट है, भी नहीं मिल रहा है। और बोर्डम का बात करें, देखिए बोर्डम का मतलब भी होता है उदास होना, तो एपैथी का मतलब भी उदास होता है, हम लोग बोर्डम का मतलब भी उदास कह सकते हैं, और लेजी का मतलब आलसी होता है। ये 3 वर्ड जो हैं ये तीनों डिफरेंट है। वहीं बात करें पैशन का, ये सेम मीनिंग कंडक्ट कर रहा है जेस्ट का। जेस्ट का मतलब भी होता है उत्साहित होना किसी चीज को लेकर, और पैशन का मतलब भी वही होता है किसी चीज को पसंद करना जिसके लिए आप उत्साहित हो। तो 6 नंबर का भी आंसर क्या हो जाएगा, ए, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन में। 7 नंबर लिखा हुआ चूज द वर्ड अपोजिट इन मीनिंग। अपोजिट इन मीनिंग मतलब आपको इसमें एंटोनिम बताना है, एंटोनिम बताना है। अब हम लोग बात करते हैं कौन सा वर्ड है। देखिए यहाँ पर लिखा है एम्बेलिश। एम्बेलिश का मतलब होता है कोई चीज सजाना, ठीक है, किसी चीज को अगर आप सजा रहे हैं अच्छे ढंग से तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एम्बेलिश करना। और वहीं बात करें सैक्रिफाइस का, तो सैक्रिफाइस का मतलब होता है त्याग करना। देखिए देखो एम्बेलिश का मतलब क्या होता है, सजाना। अब कोई चीज सजा रहे हैं तो इसका अपोजिट क्या हो सकता है, बिगाड़ना या तोड़ना, कुछ भी हम लोग इस तरीके से बोल सकते हैं। लेकिन त्यागना, सजाने का अपोजिट त्यागना तो बिल्कुल नहीं हो सकता। तो ए नंबर तो सेक्रीफाइस नहीं हो सकता। बी नंबर है डिसफिगर। डिसफिगर का मतलब होता है कुछ चीज बिगाड़ देना या खराब कर देना, तो डिसफिगर हो सकता है बिल्कुल। सी नंबर ऑप्शन है, सी नंबर फॉरफीट। फॉरफीट का मतलब होता है कोई चीज खो देना, गवा देना। जैसे आपने कोई चीज खो दी या गवा दी, उसको हम लोग बोलते हैं फॉरफीट कर दिया आपने। अब आते हैं ऑप्शन नंबर डी, इंडिक्ट। इंडिक्ट का मतलब होता है आरोप लगाना, किसी पे आपने आरोप लगा दिया, इसका मतलब आपने उसको इंडिक्ट कर दिया, तो ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता। इम्बैलेंस का मतलब होता है कोई चीज सजाना, और डिसफिगर का मतलब होता है कोई चीज बिगाड़ना, खराब करना। तो कोई आपकी चीज, मान लीजिए आपने कोई अच्छी चीज सजाई, उसको कोई बिगाड़ दे तो उसका अपोजिट हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 7 का बी, डिसफिगर। मेरे हिसाब से आपको ये भी समझ में आ गया होगा।
क्वेश्चन नंबर 8 में आते हैं, अ वेल एक्सपीरियंस्ड पर्सन। जो वेल एक्सपीरियंस्ड पर्सन है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वेटेरन। ये आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी अच्छे ढंग से याद करके जानने हैं। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, वेटेरन। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता देता हूं परीक्षा ऐप के बारे में। आप चाहें तो अपनी एयरफोर्स, नेवी, कोस्ट गार्ड, अगर आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप परीक्षा ऐप से कर सकते हैं। यहाँ पर आपको बेस्ट टेस्ट सीरीज अवेलेबल कराई जाती हैं और आपको 50% का डिस्काउंट भी दे दिया जाता है। अगर आप विशाल 50 कोड यूज करते हैं तो विशाल 50 कोड जरूर यूज कर दीजिएगा, आपको 50% का डिस्काउंट मिल जाएगा। जैसा कि आपको मालूम है सारे एग्जाम अब ऑनलाइन कंडक्ट होने वाले हैं, तो आपके जो टेस्ट सीरीज है वो भी आपको ऑनलाइन लगानी चाहिए। ऑनलाइन लगाने के कई फायदे होते हैं, आप अपनी रैंक भी जज कर सकते हैं। जैसा कि कई कैंडिडेट्स पहले से परीक्षा ऐप पे एनरोल हैं और आप अपना टाइम भी एकदम करेक्टली जज कर सकते हैं। वहीं बात करें ऑफलाइन प्रैक्टिस सेट की तो वो काफी कॉस्टली भी आती है, जो आपको 250 से 300 तक की मिलेगी। वहां पर आपको मात्र 150 रुपए में अवेलेबल करा दी जाएगी टेस्ट सीरीज आपको परीक्षा ऐप पे। तो अभी जाइए और एनरोल कर लीजिए ऑनलाइन टेस्ट सीरीज। विशाल 50 कोड जरूर डाल दीजिएगा, आपको 50% का डिस्काउंट मिल जाएगा, मात्र 150 रुपए में आपको मिलने वाली। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको परीक्षा ऐप की दी गई है, डाउनलोड करिए, डिफेंस कैटेगरी सेलेक्ट करना, फिर उसके बाद आपको विशाल 50 कोड डाल देना और आपको मात्र 150 रुपए में ऑनलाइन टेस्ट सीरीज अवेलेबल करा दी जाएंगी। एयरफोर्स, नेवी, कोस्ट गार्ड, एनडीए, जिस भी एग्जाम की आप प्रिपरेशन करने चाहते हैं डिफेंस में, ठीक है, तो आप जरूर परीक्षा ऐप डाउनलोड करके विशाल 50 कोड यूज कर लीजिएगा। आते हैं टॉपिक पे। जैसा कि मैं आपको क्वेश्चन बता रहा था, क्वेश्चन नंबर 8 हो गया था, अ वेल एक्सपीरियंस पर्सन, वेटेरन हम लोग बोलते हैं उसको। आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। देखिए ये क्या है, सेंटेंस अरेंजमेंट। तो सेंटेंस अरेंजमेंट के क्वेश्चन अभी तक ज्यादा एयरफोर्स में आते नहीं थे, लेकिन मैं आपको बता दूं अभी पिछले 1-2 साल से एयरफोर्स में सेंटेंस अरेंजमेंट के भी क्वेश्चन आ रहे हैं। मतलब इसको हम लोग PQRS भी बोलते हैं दूसरे लैंग्वेज में अगर हम लोग बात करें। तो देखिए लिखा हुआ है फॉर बैकवर्ड क्लासेस, तो इसको हम लोग सबसे पहले देखिए किस तरीके से अरेंज करना है। सबसे पहले देखिए फॉर बैकवर्ड क्लासेस, देखिए क्या बैकवर्ड क्लासेस के लिए, देखिए इसका मतलब था बैकवर्ड क्लासेस के लिए। तो यहाँ पर बताया नहीं गया क्या, तो 1 नंबर तो बिल्कुल नहीं हो सकता स्टार्टिंग। फिर इसके बाद हम लोग बात करते हैं अ वेक्स्ड प्रॉब्लम फेसिंग एस, तो इसका जरूर 2 नंबर से हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं कि हम लोग एक वेक्स्ड प्रॉब्लम मतलब फेस कर रहे हैं। एंड से कभी कोई सेंटेंस स्टार्ट नहीं हो सकता, तो 3rd नंबर भी नहीं हो सकता। हेल्पिंग वर्ब से कोई सेंटेंस नहीं स्टार्ट हो सकता है, तो 4th भी नहीं हो सकता। तो हम लोगों को एक चीज समझ में आ गई, सेंटेंस हम लोग का स्टार्ट होना है 2 नंबर में। जैसा कि आप देख सकते हैं हर ऑप्शन में 2 से स्टार्ट हो भी रहा है, तो इससे हम लोगों को कोई ज्यादा खास फायदा नहीं हुआ। देखिए सबसे पहले हम लोगों को क्या होगा, अ वेस्ट प्रॉब्लम फेसिंग अस, हम लोग एक वेस्ट प्रॉब्लम फेसिंग कर रहे हैं, ठीक है। अब ये हो गया सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद आपको मालूम है एक सेंटेंस के स्ट्रक्चर में सब्जेक्ट होती है, फिर हेल्पिंग वर्ब होती है, फिर मेन वर्ब होती है और फिर ऑब्जेक्ट होता है। ये एक सेंटेंस का इस तरीके से आपको स्ट्रक्चर मालूम होगा। तो सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब जरूर आएगी, तो आपको हेल्पिंग वर्ब देख सकते हैं यहां दिख रही है इज, ठीक है। तो इसके मतलब हम लोग को मालूम चल गया 2 के बाद क्या आना है, 4, 2 के बाद 4 आना है। तो इसका मतलब ए और डी ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता। अब बचा बी या सी, 2 के बाद 4 आना। अब वेस्ट प्रॉब्लम फेसिंग अस, हम लोग एक वेस्ट प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। इज द क्लैमर टू ओपन मोर कॉलेज, कि कॉलेज और खुले जाए, किसके लिए, टू रिजर्व मोर सीट, रिजर्व की जाए मोर सीट, किसके लिए रिजर्व की जाएंगी, बैकवर्ड क्लासेस के लिए। तो 2 4 3 1, 2 4 3 1 किसमें दिख रहा है, सी नंबर में। देखिए इसका सेंटेंस इस तरीके से बनेगा, मैं आपको एक बार पढ़ के बता देता हूं। अ वेस्ट प्रॉब्लम फेसिंग अस इज द क्लैमर टू ओपन मोर कॉलेजेस, टू रिजर्व मोर सीट। कॉलेज क्यों खोले जाए, रिजर्व करने के लिए सीट, किसके लिए रिजर्व करने के लिए, बैकवर्ड क्लासेस के लिए। तो इस वजह से इस सेंटेंस का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होगा, 2 4 3 1 इज द करेक्ट आंसर। आते हैं फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स मैंने आपको बता दिया है, आपको वर्ब के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, प्रीपोजिशन हो गया, आर्टिकल हो गया, फिल इन द ब्लैंक्स जनरली इन्हीं से क्वेश्चन पुट अप किए जाते हैं। जैसे इसमें लिखा हुआ है, हम लोग बढ़ते हैं, द अथॉरिटीज सीम टू बी कंसर्निंग द कंडीशन ऑफ वर्कर। जो अथॉरिटी है वो कंसर्निंग का मतलब होता है, हम लोग कह सकते हैं कि इतना ध्यान नहीं दे रहा, या कंडीशन ऑफ वर्किंग, ठीक है। कंसर्न का मतलब होता है चिंतित होना यहाँ पर, तो कंसर्न का हम लोग मतलब कह सकते हैं यहाँ पर चिंतित। जो अथॉरिटी है वो क्या चिंतित है, मतलब वर्कर की कंडीशन को लेकर। तो इसमें क्या फिल करेंगे, देखिए लिबरल का मतलब होता है दानी, तो ये तो हो ही नहीं सकता कि जो अथॉरिटी है वो दानी है, परोपकारी है, दयालु है, इस तरीके से ऑप्शन है, ये तो हो ही नहीं सकता। ऑप्शन भी होता है इनसेंसिटिव। इनसेंसिटिव का मतलब होता है संवेदनशील ना होना, ठीक है, मतलब किसी चीज पर ध्यान ना देना, अनअवेयर होना। तो ये बिल्कुल हो सकता है कि जो अथॉरिटी है वो वर्कर की जो कंडीशन है उस पर वो ध्यान नहीं दे रही है, इनसेंसिटिव है। तो ऑप्शन नंबर बी हो सकता है। इग्नोरेंट का मतलब होता है अनजान, तो देखिए अथॉरिटी अनजान तो नहीं हो सकती है कि वो इग्नोरेंट है कि क्या उनके यहाँ वर्कर की कंडीशन है, तो इससे अनजान तो नहीं हो सकती है। इनसेंसिटिव हो सकती है, वो अपने अथॉरिटी जो है वो अपने कंडीशन जो उनके वर्कर की है वो उस पर ध्यान नहीं दे रही है, ये हो सकता है। लेकिन हम लोग ये नहीं कह सकते कि वो अनजान है। अनजान कैसे होगी, उसके अंडर पे मान लीजिए कोई वर्कर काम कर रहे हैं तो अनजान तो हो ही नहीं सकता। रिस्पॉन्सिबल, रिस्पॉन्सिबल का मतलब जिम्मेदारी, अगर वो जिम्मेदार
होंगे तो कंसर्न का मतलब चिंता होने की फिर कोई बात ही नहीं, यहाँ पर कंसर्न लिखा है तो इसका मतलब कि चिंता होने की बात है किसके लिए, वर्कर के लिए। तो रिस्पॉन्सिबल भी नहीं हो सकता, इररिस्पॉन्सिबल होता तो हम लोग फिर भी सोचते। तो यहाँ पर केवल एक बी वाला वर्ड है जो आपको सही लग रहा है, द अथॉरिटी सीम्स टू बी इनसेंसिटिव कंसर्निंग द कंडीशन ऑफ वर्कर। ठीक है, बी आंसर जो है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। इनसेंसिटिव है जो अथॉरिटी है वो मतलब वो ध्यान नहीं दे रही है, संवेदनशील नहीं है, वर्कर की तबीयत खराब है या किसी चीज को लेकर वर्कर से मतलब वो चिंतित नहीं है, इनसेंसिटिव है, ध्यान नहीं दे रही है, हम लोग कह सकते हैं। आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में, ही गोज फॉर अ वॉक इन डेली इन द मॉर्निंग। देखिए इसका आंसर तो मैंने ऐसे बोल दिया है खैर, लेकिन आपको मालूम होगा अगर आपने 10th चैप्टर पढ़ा है तो आपको ये चीज मालूम होगा कि जो सिंपल प्रेजेंट टेंस होता है वो क्या होता है, हैबिचुअल एक्शन, रिपीटेड एक्शन, रेगुलर एक्शन। सिंपल प्रेजेंट टेंस में कौन कौन से एक्शन आते हैं, एक तो हैबिचुअल जो मतलब आपकी हैबिट हो, एक हम लोग कह सकते हैं रिपीटेड, और एक या रेगुलर। देखिए जो आप रेगुलर वे में कर रहे हो, हैबिचुअल कर रहे हैं, रिपीटेड, वो आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस होता है। देखिए यहाँ पे लिखा फॉर वॉक डेली इन द मॉर्निंग, डेली का मतलब है रिपीटेड। ठीक है, ये आप लिख लीजिए, याद कर लीजिए। सिंपल प्रेजेंट टेंस जो होता है वो हैबिचुअल, रिपीटेड, रेगुलर एक्शन कंडक्ट कराता है। जब डेली जा रहा है तो रिपीटेड है, इसका मतलब आपको यहाँ पर सिंपल प्रेजेंट टेंस लगना है। सिंपल प्रेजेंट टेंस से विल शैल तो खत्म हो गया, अब बचा गो या गोस। तो आपको जैसा कि मालूम होगा कि सिंपल प्रेजेंट टेंस के बाद इधर सब्जेक्ट आप सिंगुलर देख रहे हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ मेन वर्ब में एस और ईएस ऐड हो जाता है, ये आपको मालूम होगा। तो ही गोस फॉर अ वॉक डेली इन द मॉर्निंग। आते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 12 आप देख सकते हैं, अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर। तो यहाँ पर देखिए अ थिंग ऑफ ब्यूटी होगा, ना कि द वन एन नहीं हो सकता। ठीक है, एन तो होने का कोई चांस ही नहीं, क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पर आप ए ई आई ओ यू या हम लोग कह सकते हैं कोई भी ऐसा वर्ड नहीं आ रहा है जिससे कि एन आ जाए। वन थिंग ऑफ ब्यूटी इज जॉय फॉर एवर भी नहीं हो सकता। द थिंग ऑफ ब्यूटी यहाँ पर डिफाइन नहीं किया जा रहा है ब्यूटी को, कि जो ब्यूटी है वो कोई चीज डिफाइन की जा रही हो, और डिफाइन जब किया जाता है तब हम लोग दा का यूज करते हैं। यहाँ पर जनरली एक बात बोली गई है जो सिंगुलर काउंटेबल नाउन के अंदर, कि अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज जॉय फॉरएवर। यहाँ पर एक सीधी सी बात बोल दी गई। दा क्यों नहीं हो सकता मैंने बता दिया, क्योंकि यहाँ पर किसी चीज को डिफाइन नहीं किया गया। दा का होता है जब किसी चीज के बारे में डिफाइन कर दिया गया। ठीक है, ऐसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं। ऐसे लिखा है सिट इन अ चेयर, सिट इन अ चेयर, इसका मतलब हुआ कि आप कुर्सी पे जाकर बैठ जाओ। लेकिन अगर हम बात इसमें हम लोग चेयर के आगे कौन सा आर्टिकल लगाएंगे, ए। ठीक है, लेकिन हम बोलेंगे सिट इन द चेयर बिसाइड मोहन, सिट इन द चेयर बिसाइड मोहन, तो इसका मतलब जो मोहन के बगल में कुर्सी पड़ी है अब उसमें आपको बैठना है। देखिए पहले क्वेश्चन में मैंने कहा आपसे सिर्फ चेयर में बैठ जाओ, तो वहां पर मान लीजिए आप शादी पार्टी में गए, वहां कई चेयर पड़ी है, 10-12 पड़ी, तो आप किसी में भी बैठ जाएंगे। लेकिन अब मैं आपसे कह रहा हूं कि उसी चेयर पे बैठिए जो मोहन के बगल में पड़ी हुई है। तो यहां पर मैंने डिफाइन कर दिया कि नहीं, अब आपके पास दूसरी चेयर में बैठने का कोई वो नहीं है। मैंने आपसे कहा मोहन के बगल वाली चेयर में बैठना है, तो यहां पर हमने उसको डिफाइन कर दिया। और जब कभी भी हम लोग डिफाइन कर देते हैं तो आर्टिकल द का यूज करते हैं। और जब कभी देखिए दोनों के आगे कौन था, चेयर, लेकिन एक जगह हमने लगाया ए और एक जगह लगाया द। आ लगाया जब हमने बोला सिट इन अ चेयर। ठीक है, किसी भी चेयर पे बैठ जाओ। आज हम बोले सिट इन द चेयर बिसाइड मोहन, जो मोहन के बगल में है उस चेयर में बैठना है, तो अब आपका मतलब वो चीज मैंने डिफाइन कर दी। मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा। आते हैं अगला क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन क्या है, 13 नंबर, द थंडर वाज अकम्पेन्ड बाई अ हैवी रेन। देखिए यहां पर अकम्पेन्ड जो है उसके साथ फिक्स्ड प्रीपोजिशन होती है अकम्पेन्ड बाई। ठीक है, अकम्पेन्ड बाई। अगर आपको याद नहीं है तो इसका एक सेकंड तरीका मैं बता देता हूं। देखिए अकम्पेन्ड बाई इस वजह से लगा क्योंकि आपको देखिए मालूम है, जैसे आपने पढ़ा होगा पास्ट कंटिन्यूअस, तो पास्ट कंटिन्यूअस में वाज वर्ब के साथ क्या आता है, आईएनजी आता है कि नहीं आता। वाज और वर्ब के साथ क्या आता है आपको मालूम होगा, आईएनजी, इज, एमआर, वाज, वर, विल बी, शैल बी, इनके साथ मेन वर्ब के साथ आईएनजी आता है। लेकिन आप देख सकते हैं यहाँ पर मेन वर्ब के साथ थर्ड फॉर्म का यूज किया गया है, देख सकते हैं कि नहीं। वाज के साथ अकम्पेनिंग तो लिखा नहीं, अकम्पेन्ड मतलब वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसका मतलब ये सेंटेंस किसमें है, पैसिव वॉइस में। आपको मालूम चल गया सेंटेंस किसमें, पैसिव वॉइस में। तो आप इसमें इस तरीके से बाई का यूज कर सकते हैं। जो सेंटेंस पैसिव वॉइस में होता है तो उसमें हम लोग बाई का यूज कर सकते हैं। दो तरीका बताया, पहला अगर आपको डायरेक्ट याद है कि अकम्पेन्ड के साथ बाई लगता है तो आप इस तरीके से कर सकते हैं, या दूसरा आप दिमाग लगा सकते हैं, वाज के साथ अनकम्पेनिंग आना चाहिए, अकम्पेन्ड आया मतलब वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई। इसका मतलब वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाई लगना है क्योंकि ये पैसिव वॉइस में सेंटेंस है, तो इस वजह से बाई आंसर हो जाएगा। दो तरीके मैंने आपको बता दिए, जिस तरीके से आपको परफेक्ट लगे आप समझ सकते हैं। देखिए लिखा क्वेश्चन नंबर 14, द नाउन फॉर्म ऑफ डिटेक्ट। देखिए डिटेक्ट का नाउन क्या होगा। देखिए जैसे आप यहां देखेंगे तो यहां आपको डिटेक्ट से मिलता जुलता कुछ है ही नहीं। यहां पर
डिक्टेटर लिखा है, डिक्ट है DICT, लेकिन हमें ढूंढना क्या है DECT। ऐसा करिए, देखिए मैं आपको इसमें एक ट्रिक बता देता हूं। सबसे पहले आप ढूंढ लीजिए DECT कहाँ, DETCT किस में लिखा है। तो आपको सिर्फ दो वर्ड ऐसे दिखेंगे जिसमें आपको DETECT केवल इन्हीं दो वर्ड में आपको DETECT दिख रहा है। इसका मतलब DETECT इन दोनों वर्ड में नहीं है, तो ये दोनों तो हो ही नहीं सकते नाउन के। अब बचे दो वर्ड, एक डिटेक्टिव और एक डिटेंशन। अब इन दोनों में कैसे पता लगाएंगे, क्योंकि इसमें देखिए इसमें भी डिटेक्ट आ रहा है और इसमें भी डिटेक्ट आ रहा है, तो यही दो हो सकते हैं। देखिए आपको मालूम होगा अगर आपका कोई भी वर्ड है उसमें ICAL, इस, OUS इसके साथ Y, इसके बाद ICAL ये सब या Y, अगर ये सब चीजें जुड़ जाती हैं किसी भी सब्जेक्ट में या किसी भी नाउन में, तो वो बन जाता है एडजेक्टिव। क्या बन जाता है? एडजेक्टिव। तो डिटेक्टिव क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव, क्योंकि यहां पर देखना आप IVE जुड़ गया है। अभी मैंने बताया, आपको नहीं मालूम तो फिर से लिख लीजिए ICAL, इसके बाद सम आ गया, SOME सम, OUS आ गया, OUS के बाद Y आ गया, Y के बाद अगर आपका IVE आ गया, इसके बाद आपका फुल आ गया। ये सब चीजें अगर आपकी नाउन में जुड़ रही हैं तो एडजेक्टिव बन जाती हैं। यहां पर देखिए जैसे कि आप IVE जुड़ा तो ये एडजेक्टिव बन गया, तो ये तो नाउन हो ही नहीं सकता। अब बात करते हैं इसका नाउन क्या होगा। तो डिटेक्ट का नाउन एक ही ऑप्शन बच रहा है, डिटेक्शन। ठीक है, दो मैंने पहले एलिमिनेट कर दिए थे, जैसा कि आपको बताया था। इसमें डिटेक्ट आ ही नहीं रहा, तो ये दोनों तो हो ही नहीं सकते। डिटेक्ट केवल इन दोनों में आ रहा, तो यही दो हो सकते हैं। ये एडजेक्टिव है, तो बचा हुआ क्या हो जाएगा? नाउन हो जाएगा। ऑप्शन आपका डी इज करेक्ट आंसर। समझ में आ रहा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अगर अभी मतलब वीडियो में आपको मेहनत समझ में आ रही हो। ही इज ग्रेटर देन मी, ये सेंटेंस देखिए आप लिखा है कि इसमें आपका सेम मीनिंग निकलना चाहिए। ठीक है, ये हम लोग कह सकते हैं डिग्री से क्वेश्चन है, डिग्री ऑफ कंपैरिजन से। ही इज ग्रेटर देन मी, वो मुझसे ग्रेट है, इसमें यही कहा गया है कि नहीं। अब इसमें क्या स्ट्रक्चर होता है, इसमें सबसे पहले हम लोग सब्जेक्ट टू लिखते हैं। इसमें देखिए दो सब्जेक्ट है, सबसे पहले एक ये वाला सब्जेक्ट है और एक ये वाला सब्जेक्ट है। इसको ऑब्जेक्टिव केस वाला सब्जेक्ट भी बोलते हैं। तो सब्जेक्ट टू सबसे पहले कौन सा आएगा? मी। तो मी को हम लोग सब्जेक्ट के केस में क्या लिखेंगे? ऑब्जेक्टिव में, इसको सब्जेक्ट में लिखेंगे आई। तो आई के साथ क्या आएगा? आई के साथ सीधी सी बात है एम आना है। आई एम नॉट सो ग्रेट एज ही, आई एम एज ग्रेट एज ही नहीं हो सकता है, नॉट जरूर आएगा, ये ध्यान रखना, क्योंकि मैं उसकी तरीके ग्रेट नहीं हूं। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। बी सी डी इसमें हो ही नहीं सकता। आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 में। ही मेट विथ एन एक्सीडेंट एंड एडमिटेड इन द हॉस्पिटल। वो एक एक्सीडेंट हुआ और हॉस्पिटल में उसे एडमिट कराया गया। तो इसमें आंसर क्या होगा? एडमिटेड इन द हॉस्पिटल नहीं होता, एडमिटेड टू द हॉस्पिटल। हॉस्पिटल में नहीं, हॉस्पिटल के अंदर। देखिए हम लोग बात करने जा रहे हैं कि हॉस्पिटल के अंदर यहां पर एडमिट कराया गया, तो यहां पर एडमिटेड के साथ हम लोग फिक्स्ड प्रीपोजिशन टू का यूज करते हैं, ना कि एडमिटेड इन द हॉस्पिटल। हॉस्पिटल में आपका एडमिट कराया गया। ही मेट विथ एन एक्सीडेंट एंड एडमिटेड टू द हॉस्पिटल। ये आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा। 16 का ऑप्शन नंबर सी पे एरर है। मैं आपको फिर से एक बार करेक्ट आंसर बोल देता हूं। ही मेट विथ एन एक्सीडेंट एंड एडमिटेड टू द हॉस्पिटल। आगे आते हैं। ही स्टोल अ डॉग एंड सोल्ड द डॉग फॉर ₹50। उसने एक डॉग चुराया और उसने वो कितने रुपए में बेच दिया? 50 रुपए में बेच दिया। अब क्वेश्चन में आपको देखिए थोड़ा सा, अगर आप समझेंगे क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। ही स्टोल अ डॉग एंड सोल्ड द डॉग फॉर ₹50। देखिए इसमें किसकी एरर है? प्रोनाउन की एरर है। अगर आपने प्रोनाउन पढ़ रखा हो तो मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं। जैसे मैंने बोला राम इज अ गुड बॉय। क्या बोला मैंने? राम इज अ गुड बॉय। ठीक है। ही स्टडीज इन क्लास 10th। ही स्टडीज इन क्लास 10th। तो यहां पर मैंने क्या बोला? ही स्टडीज इन क्लास 10th ना। ये तो नहीं बोला कि राम इज अ गुड बॉय, राम स्टडीज इन क्लास 10th, राम स्टॉप्ड इन द क्लास। ऐसे तो मैं बार बार नहीं बोला ना। मतलब एक बार केवल हम लोग राम का नाम लेंगे, ठीक है, मतलब जो कैरेक्टर होगा नेम का उसका, उसके बाद हम लोग उसमें ही का यूज करते हैं। ही मतलब कैसा यूज किया मैंने? ही स्टडीज इन क्लास 10th, ही इज द टॉपर ऑफ अवर स्कूल, हीज परफॉर्मेंस इज वेरी गुड। ठीक है, इस तरीके से नहीं बोलेंगे ना हम लोग कि राम इज गुड बॉय, राम इज गुड बॉय। फिर इसके बाद ये नहीं बार बार बोलेंगे राम इज टॉपर इन अवर क्लास। फिर बोलेंगे हम लोग राम की जगह क्या बोलेंगे? ही। इसी तरीके से अगर हम लोग बात करें यहां पर उसने एक कुत्ता चुराया, ही स्टोल अ डॉग। अब यहां पर डॉग की जगह हम लोग क्या यूज करने वाले हैं? इट। ही स्टोल अ डॉग एंड सोल्ड इट फॉर ₹50। यहां पर अब जो नाउन आ चुका है, नाउन अब दोबारा आएगा तो नाउन नहीं यूज करते, प्रोनाउन यूज करते। क्या यूज करते हैं? प्रोनाउन। तो हम लोग इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। बी में एरर है। ही स्टोल अ डॉग एंड सोल्ड इट।
क्या, सोल्ड इट फॉर ₹50, 50 रुपए में उसने बेच दिया। आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 में। मेरे हिसाब से अब आपको बहुत अच्छे ढंग समझ में आ रही होंगी ये चीजें। बोथ मिली एज वेल एज मीना आर ब्यूटीफुल, मिली और मीना दोनों ब्यूटीफुल है। तो ये जो है ये आपका कंजक्शन का पार्ट है। अगर आपने थोड़ा सा पढ़ रखा होगा तो आपको मालूम होगा बोथ फॉलोड बाय एंड। बोथ के बाद हम लोग क्या लगाते हैं, हमेशा एंड आता है। जैसे आपको मालूम होगा कि नीदर के साथ नॉर आता है, आइदर के साथ और आता है, नॉट ओनली के साथ बट आल्सो आता है, ठीक है। इसी तरीके से आपको जैसे मालूम होगा कि स्कार्सली के साथ हैड आता है, और आपको मालूम होगा नो सूनर के साथ आपको मालूम होगा कि देन आता है, स्कार्सली के साथ सॉरी वेन आता है, स्कार्सली हार्डली इसके साथ WHEN वेन आता है, नो सूनर के साथ देन आता है, बोथ के साथ क्या आता है, एंड। तो बोथ मिली एंड मीना आर ब्यूटीफुल, यहां पर एज वेल एज नहीं होगा, एंड होगा। बाकी आते क्वेश्चन नंबर 19 में। इसमें आपसे नरेशन का क्वेश्चन पूछा गया है। नरेशन, द टीचर सेड टू मी बी रेगुलर एंड लर्न योर लेसन डेली। टीचर ने क्या कहा, बी रेगुलर, रेगुलर रहो और योर लेसन डेली, और लेसन को डेली लर्न करो। तो देखिए यहाँ पर टोल्ड आस्क्ड तो हो ही नहीं सकता, टीचर ने एडवाइस दी है, क्योंकि आप देख सकते हैं थोड़ा इंपरेटिव सेंटेंस लग रहा है, क्योंकि ऐसा कोई इसमें काम नहीं कहा गया कि ये आपको एक काम करना है। उसने एक एडवाइस दी है कि अगर आप रेगुलर रहेंगे और लर्न करें डेली, ठीक है, जो भी मैं याद करने के लिए दूं लेसन उसको आप डेली लर्न करें। तो ए और बी तो हो ही नहीं सकता, बचा सी एंड डी। द टीचर एडवाइज्ड मी टू बी रेगुलर एंड लर्न माई लेसन्स डेली। और अगला क्वेश्चन क्या है, द टीचर एडवाइज्ड मी टू बी रेगुलर एंड लर्न माई लेसन्स डेली। ऑप्शन इधर अच्छा, इधर ये लगा है, टू लगा है, ठीक है, और यहाँ पर टू नहीं लगा है। तो आपको मालूम होगा कि यहाँ पर टू जरूर लगेगा, सी नंबर में टू नहीं लगा है। द टीचर एडवाइज्ड मी बी रेगुलर नहीं हो सकता, यहाँ पर आपको मालूम है कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह क्या लगने वाला है, टू। द टीचर एडवाइज्ड मी टू बी रेगुलर एंड लर्न माई लेसन्स डेली। तो यहाँ पर टू जरूर लगेगा, सी नंबर पे टू नहीं लगा, इस वजह सी नंबर भी गलत, ए बी सी तीनों गलत, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। आते हैं लास्ट क्वेश्चन में, वॉइस का है, एक्टिव पैसिव वॉइस का, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन, इट इज टाइम टू बाई बुक्स, ये समय है किताब खरीदने का। अब इस क्वेश्चन में हम लोग ढूंढते हैं क्या, पैसिव वॉइस का ढूंढते हैं। इट इज टाइम टू ऑल द बुक्स टू बी ब्रॉट। देखिए सारी बुक खरीदने की तो बात ही नहीं हुई है, ए नंबर भी नहीं हो सकता, ठीक है। अब इसके बाद टू, देखिए इट इज टाइम, तो इट इज टाइम दोनों में लिखा है। टू बाई बुक्स, इसका हम लोगों को पैसिव वॉइस बनाना है, किसका, टू बाई बुक्स, तो ए नंबर तो नहीं हो सकता। अब इसके बाद फॉर द बुक्स आर बीइंग ब्रॉट, फॉर कैसे आ जाएगा जब हम लोग टू का यूज कर रहे हैं, तो फॉर तो आ ही नहीं सकता। ऑप्शन नंबर ए एंड बी बोथ आर इनकरेक्ट। अब आते हैं सी एंड डी। इट इज टाइम टू बाई, इट इज टाइम फॉर द बुक्स टू बी बॉट, ठीक है, ये सी नंबर। देखिए फॉर द बुक्स आर बीइंग बॉट, तो इस वजह से नहीं हो सकता। इसका मैं आपको दूसरा रीजन बता देता हूँ। देखो फॉर तो आ रहा है, देखिए आप देख सकते हैं बी सी डी फॉर आएगा तीनों में, खैर ऐसी बात नहीं है, लेकिन हम लोग बात करते हैं यहाँ पर बी नंबर क्यों नहीं हो सकता। बी नंबर इसलिए नहीं हो सकता, देखिए यहाँ पर लिखा आर बीइंग। आर बीइंग का मतलब तब हुआ कि यहाँ पर जब हम लोग प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस को चेंज करते हैं तब आर बीइंग लगाते हैं। इस बीइंग आर बीइंग कब लगाते हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं ऐसा नहीं, आपको दिख रहा है कि ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में, ये सिंपल प्रेजेंट में है, ठीक है। तो इसका सिंपल प्रेजेंट में सिंपल पास्ट बनने वाला है। तो यहाँ पर देखो टू लगा है, तो टू का पास्ट पार्टिसिपल आपको मालूम है क्या होता है, टू का पास्ट पार्टिसिपल होता है टू बी। क्या होता है टू का पास्ट पार्टिसिपल, टू बी। तो फॉर ये क्यों नहीं हो सकता, आर बीइंग इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस नहीं है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस चेंज होता है आर बीइंग इज बीइंग में, तो बी नहीं हो सकता। इसी तरीके से हैव बीन भी नहीं हो सकता, क्योंकि आपको मालूम है, क्योंकि यहाँ पर ऐसा हैव बीन वाला भी सीन नहीं दिख रहा है, तो हैज बीन हैव बीन भी नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर 20 भी इनकरेक्ट है, ए बी डी इनकरेक्ट है। तो एक ऑप्शन सही बचा, कौन सा, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। तो आपका ऑप्शन नंबर सी क्या है, इट इज टाइम टू बाई, इट इज टाइम फॉर द बुक्स टू बी ब्रॉट, टू बी लगेगा, ठीक है, टू बी ब्रॉट। इस वजह से ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। इस ए नंबर में भी टू बी लगा है, लेकिन ए नंबर इसलिए नहीं सही क्योंकि वहां ऑल द बुक्स, हम लोगों ने यहाँ पर बात ही नहीं की कि ऑल द बुक्स खरीदनी है, सारी खरीदनी है, कि कोई एक पर्टिकुलर बुक खरीदनी है या कुछ बहुत बुक खरीदनी है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा। देखिए जैसे वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है, इस वजह से हम लोग पैसेज के क्वेश्चन नहीं डिस्कस करने वाले। पैसेज आपका होमवर्क टाइप का, आप समझ लीजिए, पैसेज आपको घर पे पढ़ना है और इसके क्वेश्चन आपको बताने हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं पैसेज का, और आपको इसके क्वेश्चन घर पे अटेम्प्ट करने हैं। वीडियो से रिगार्डिंग इतना ही। कोई पर्सनली डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, इंस्टाग्राम में भी पूछ सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। Life along the way, melodies we haven't played. No, I don't want no rest. Echoing around these walls, fighting to create